तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि प्रश्न का फल कब तक मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई प्रश्न करने आता है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब आप फलादेश कर रहे होते हैं, तो वह प्रश्न का फल कब मिलने वाला है या लग्न कुंडली से कब मिलने वाला है, फल कब मिलेगा। तो आप फलादेश किस कुंडली से कर रहे हैं। यदि लग्न कुंडली से कर रहे हैं तो लग्न कुंडली से एक ही नियम है कि ग्रहों के दशाओं के अनुरूप फल मिलता है कि दशाएं का क्या, किस ग्रह की है, कौन से ग्रह से संबंधित प्रश्न है, किस भाव से संबंधित प्रश्न है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा कब तक होने मिलने की संभावनाएं हैं, तो वहां से समय का निर्धारण हो जाता है। परंतु यदि आप प्रश्न कुंडली से फलादेश कर रहे हैं तो प्रश्न कुंडली में ग्रहों की दशाओं का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे ग्रहों के गोचर से ही सभी कुछ किया जाता है। यहाँ पे ग्रहों के गोचर से सब कुछ होता है एवं लग्न के नवमांश से सब कुछ होता है कि लग्न का नवमांश क्या है, किस स्थिति का है। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में भुवन दीपक पुस्तक के श्लोक संख्या 79, श्लोक संख्या 79 में बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है कि व्यक्ति जो भी प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा फलना काम होगा कि नहीं होगा, या कोई भी प्रश्न पूछेगा तो किसी न किसी भाव से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा। अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो वह किस भाव का संबंधित प्रश्न है, पहले भाव को हम लोग चयन करेंगे, पहचानेंगे कि किस भाव से संबंधित प्रश्न है। तो इसके लिए आप लोगों को पूर्व से ज्ञात होगा। यदि जिन सदस्यों को ज्ञात नहीं है तो इस कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुंडली के किस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है उसका वीडियो का भी लिंक हम दे देंगे, ताकि आप लोगों को सहूलियत मिल सके। या आप लोगों के निजी मोबाइल पर होगा ही, व्हाट्सएप पर, वहां से देख सकते हैं। तो पुस्तक में यह बतलाया जा रहा है कि जिस भाव से संबंधित हो। अब मान लिया कि कोई कहेगा कि हमारा यह फलना काम होने की संभावनाएं है कि नहीं। यदि प्रश्न दशम भाव से संबंधित तो चंद्रमा जब गोचर करते हुए दशम भाव में आएगा तो कार्य सिद्धि होने की संभावनाएं बनती है, ऐसा पुस्तक में, भुवन दीपक पुस्तक में कहा गया। और भी कई चीज होते हैं उसी पुस्तक में, और भी ढेर सारे बातें बतलाई गई है, या कई पुस्तकों में अलग अलग भी बातें हैं। हम लोग उन सभी बातों का भी उपयोग कर लेंगे। तो अब यहां पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में है, और अगर प्रश्न दशम भाव से हो या प्रश्न 11वें भाव से ही हो, अगर प्रश्न 11वें भाव से हो और अच्छा फल मिलने की, यानी कि हम लोग जब कुंडली विश्लेषण करेंगे तो यह देखेंगे कि क्या कार्य सिद्धि होने के योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अभी तो हम लोग प्रारंभिक कक्षा में ही हैं। अभी हम लोग प्रारंभिक कक्षा में हैं। अभी हम लोगों ने प्रश्न कुंडली से फलादेश कैसे की जाए, किसी भी एक प्रश्न पर, किसी भी एक विषय वस्तु पर अभी तक हम लोगों ने कक्षा आयोजित नहीं की। अभी हम लोग बेसिक की ही बातें पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पुस्तक में बतला दिया गया तो कुछ ना कुछ पुस्तक की बातों को भी समझते हुए चलना चाहिए। तो चंद्रमा अगर संबंधित भाव में जब गोचर बस आता है तो फल प्राप्ति की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर यदि प्रश्न 11वें भाव से संबंध रखता हो, चंद्रमा अभी गोचर बस यहाँ पर है, तो कितने दिनों में प्रश्न फल मिलने की संभावनाएं हैं। यदि यही कहता है कि हाँ मुझे बड़े भाई से मिलन कब होगा, तब बड़ा भाई का विचार जो है 11वें भाव से किया जाता है। तो चंद्रमा अब यहां से यहां तक आने में चंद्रमा को कितना दिन समय लगेगा। तो चंद्रमा एक राशि में
एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, तो यह कौन सा हुआ? एक, यह हुआ 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दूना 12। और 6 में अगर हम लोग 2.25 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 6 में अगर 2.25 से गुना करते हैं तो कितना होता है? तो लगभग समथिंग एक अबाउट 12 और 2 14, 13-14 दिन हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि संभवतः 15 दिनों के अंदर में आपके भाई से मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही है, ऐसे कह सकते हैं। और भी कई विषय वस्तु हैं। इसके लिए हम लोगों को एक और चीज बातों का ध्यान करना होता है। वह क्या? कि यदि हम भाव किसी से भी संबंधित प्रश्न हो, किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न हो। अब यहां जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि पुत्र प्राप्ति के योग कब तक बन रहे हैं, पंचम भाव का प्रश्न हो गया। या आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि की बात भी पंचम भाव से की जाती है। यहां पर यह हो गया पंचम भाव। तो हम लोग फलादेश करेंगे सबसे पहले कि क्या उसे फल मिलने की संभावनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है। क्या पुत्र प्राप्ति की जो बातें कहा, तो क्या पुत्र प्राप्ति होने की संभावनाएं प्रश्न कुंडली से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है सकारात्मक फल मिल रही है, तब वह पूछेगा कितने दिनों में। तो जो ग्रह अत्यधिक ज्यादा फल दे रहा हो, अत्यधिक अधिक फल दे रहा हो, फल प्राप्ति में सबसे अधिक योगदान जिस ग्रह का हो रहा हो, उस ग्रह से निर्धारित किया जाता है। अब मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति ही बन जाए। अगर मान लिया पुत्र प्राप्ति का ही प्रश्न हो, कुंडली का हम लोगों ने फलादेश किया, फलादेश में यह पाया कि हाँ पुत्र प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है, तभी तो वह कहेगा कि हाँ भाई कितने दिन। या आकस्मिक धन लाभ का संभावनाएं बन रही है, तो कब तक। तो वही कब तक के लिए सबसे पहला यह होना चाहिए कि फल प्राप्ति की संभावनाएं होनी चाहिए। तो फल प्राप्ति की यदि संभावना है, तो अब योग कारक ग्रहों को फिर पहचानेंगे कि सबसे अधिक उस फल प्राप्ति में कौन से अधिक ग्रह सबसे अधिक अपना योगदान दे रहे हैं, उस ग्रह को पहचानेंगे। फिर उस ग्रह के अंशों को देखेंगे कि ग्रह का अंश कितना है। अगर मान लिया जाए कि योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही बन जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के अंशों को देखेंगे कि उनका अंशात्मक मान कितना है। अगर मान लिया जाए कुछ भी हो, अगर 19 अंश के ही हैं, 19-25 हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, अंश कुछ भी हो सकता है, तो फिर इसमें हम लोग नवमांश का देखेंगे कि नवमांश कौन सा होता है। अब 19-25 किस नवमांश में है, तो इसके लिए आप लोग यहां पर देखें, सभी ग्रह के लिए एक ही नियम है। यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से लेकर 3:20 के बीच में है तो प्रथम नवमांश होता है। यदि कोई ग्रह 3:20 से अधिक और 6:40 तक है तो दूसरा नवमांश होता है। यदि कोई ग्रह 6:40 से अधिक 10 डिग्री तक है तो तीसरा नवमांश। यदि कोई ग्रह 10 डिग्री से अधिक और 13:20 तक है तो चौथा नवमांश। यदि कोई ग्रह 13:20 अंश से अधिक है एवं 16:40 तक है तो पांचवा नवमांश। यदि कोई ग्रह 16:40 से अधिक है, 20 डिग्री से कम है तो छठा नवमांश। यदि कोई ग्रह यदि कोई ग्रह 20 डिग्री से अधिक है एवं 23:40 तक है तो सातवां नवमांश। यदि कोई ग्रह 23:40 से अधिक है, 26:40 23:20 तक 23:20 तक, हाँ ओके, 26:40 तक है तो आठवां नवमांश। यदि कोई ग्रह 26:40 से अधिक है, 30 डिग्री तक है तो नौवां नवमांश। यह नवमांशों का जो यह सारणी है, यह सभी ग्रहों पर एक ही रूप से लागू होता है।
तो सबसे पहले तो हम योग कारक ग्रहों को पहचान लेंगे कि उस फल के प्राप्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन ग्रह निभा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति निभा रहे हैं, तो इनका अंशात्मक मान कितना है, 19-25 है। तो यह 19-25 किस नवमांश में हुआ, छठे नवमांश में हुआ, छठे में, छठे नवमांश में हो गए ना। यदि यही 19-25 न होकर के अगर 24-25 होता तो कौन सा नवमांश होता, आठवां। अगर 24-25 19-25 न होकर के अगर यह 24-25 होता तो कौन सा नवमांश होता, आठवां। हाँ जी, आठवां, बातें सही है। तो हम लोगों को आठवां नवमांश हम लोग चाहे छठा यानी कि संबंधित ग्रहों की नवमांश को हम लोग देख लेंगे कि वह किस नवमांश में है। यानी कि जो ग्रह योग कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह हो तो हम लोग उसको पहचान लेंगे और उसके नवमांश का निर्धारण इस प्रकार से कर लेंगे। अंशात्मक मान कहाँ से मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर में भी जब हम लोग कुंडली जनरेट करते हैं वहां से भी सब देख लेते हैं, या पंचांग के सहारे भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए योग कारक ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं, 7 ही हो सकते हैं, सूर्य से लेकर शनि तक। इसमें राहु एवं केतु को योग कारक ग्रहों में नहीं लिए जाते क्योंकि ये भावेश तो होते नहीं है, किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए। अब सूर्य देव का भी समय होता है, सभी ग्रहों का अपना अपना समय होता है, सभी ग्रहों का अपना अपना समय होता है। तो सूर्य का समय जो है वह 6 माह है। कितना है, 6 माह। सूर्य का कितना हमने कहा अभी, 6 माह। चंद्रमा का तत्काल, चंद्रमा का तत्काल पुस्तकों में मुहूर्त बतलाया गया है, यानी कि उसी दिन तत्काल कह सकते हैं। उसके बाद में मंगल, मंगल के लिए बतलाया गया है 1 दिन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में काम होने की संभावनाएं बनती है। यदि बुधदेव है तो बुधदेव के लिए बतलाया गया है पुस्तकों में 2 माह। गुरुदेव के लिए बतलाया गया है 1 महीना। शुक्रदेव को जो बतलाया गया है, शुक्रदेव के लिए बतलाया गया है 15 दिन। शनि देव के लिए जो बतलाया गया है इसको 1 वर्ष। या अब यहां पर हम लोगों ने तो देखा कि देव गुरु बृहस्पति छठे नवमांश में है, यो कारक ग्रह बन गए, मान लिया है हम लोगों ने सीखने के लिए। तो अब यह जो समय जो मिला हम लोगों को, जो संबंधित सभी ग्रहों का जो समय है, उस समय में बीते हुए नवमांश से गुना करते हैं। तो यह छठे नवमांश में अभी गोचर कर रहे हैं, छठे नवमांश में हैं, तो कितना नवमांश व्यतीत हो गया, 5 नवमांश व्यतीत हो गया या 6 नवमांश व्यतीत हो गया, 5 नवमांश हो गए गुरुजी, 5 नवमांश व्यतीत हो गया। तो गुरुदेव का समय कितना बतलाया गया है, 1 माह। तो फिर 1 में हम लोग क्या 5 से गुना कर देंगे, क्या समय आया, 5 महीने, 5 माह। अब आशा करते हैं कि संबंधित आप लोगों को जो भी ग्रह मिलता है आप लोग संभावनाएं बतला सकते हैं, और भी इसके कई सूत्र होते हैं, हम लोग आगे की कक्षाओं में सभी सीखते चलेंगे। आज कक्षा का समय काफी लंबा हो गया, लेकिन जितना ही हम लोगों ने सीखा कुछ अच्छा सीखने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये जो योग बताया है ये लग्न कुंडली के लिए है, योग कारक ग्रह वाला नहीं,
यह जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, यह प्रश्न कुंडली की पे आधार पर है ये। और प्रश्न कुंडली के लिए हमने पूर्व में भी कहा था कि यदि लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो वहां पे प्रश्न फल के समय का निर्धारण ग्रहों की दशाओं से करते हैं। यदि प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो इस नियम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रहों की दशाएं नहीं देखी जाती ना। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा वाला जो बताया था गुरुदेव, अति प्रश्न कुंडली में वह भी लगता है कि चंद्रमा जब संबंधित भाव में पहुंच जाए तब। अभी कई सूत्र और भी हैं, सभी सूत्रों का समायोजन कर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी कई सूत्र हैं, एक ही सूत्र से सभी विषय वस्तुओं का निर्धारण नहीं कर लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग सभी सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। एक ही दिन में तो सभी विषय वस्तु नहीं समझ सकते ना मुनीष शुक्ला जी। जी बिल्कुल। गुरुजी इसमें कारक ग्रह कैसे जानेंगे कि